लोग घर की इज्जत नहीं है, हम लोग इस देश के सिटीजन हैं, हम लोग नागरिक हैं, ना हम देश की बेटी है ना हम किसी की इज्जत है। ये महिलाओं को ही ठेका क्यों दिया जाता है घर की इज्जत का? हम लोगों को क्यों एक नागरिक की तरह, एक छात्र की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है? ये देश का संविधान। जी, ये तो बहुत ही धकियालूसी आइडिया है और ये आइडिया बिल्कुल बीजेपी आरएसएस इनका मशीनरी जो है उसी की, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस का पूरा रजीम है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना चाहता है। अगर नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है जंतर मंतर पे और नीप जो नीति आई है, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको लेके छात्र एकजुट हुए हैं। मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद है, कुछ जो फीमेल्स स्टूडेंट्स मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी से वो किस तरीके से सहमत है और असहमत है, तो आखिर क्यों। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्रेया है, मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। किस कोर्स में हैं? मेरा जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन हुआ है, अभी मैं लॉ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, तो आप क्यों आई हैं यहाँ पर? मैं आइसा की मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ, ये जो हम लोगों ने छात्र संसद का आयोजन किया है आज 31 मई को, और हम लोग को ऐसा लगता है कि सरकार जो है और मीडिया है, ज़्यादातर जो गोदी मीडिया है, वो छात्रों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है। तो उनको एक मैसेज देने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि अगर आप संसद में हमारे आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो हम लोग अपनी संसद लगा के अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो मैम, क्या समस्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? वो जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो तो अच्छी चीज़ है, वो तो बोल रहे हैं हमारे बच्चे क्रिएटिव बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे। इसमें समस्या क्या है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली में न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी है, ठीक है। अगर आप एनईपी का ड्राफ्ट अच्छे से पढ़ेंगे और आप किसी भी टीचर से या रिसर्च स्कॉलर से उस पर चर्चा करेंगे तो आप लोग आपको यही बताएंगे कि एनईपी एक ब्लूप्रिंट है शिक्षा को प्राइवेटाइज करने का, कमर्शलाइज करने का, और जो पूंजीपति है उनके हाथ में बेच देने का, ठीक है। आपने स्किल की बात की, ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन एनईपी दे रहा है, लेकिन वो स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहा है, नॉलेज बेस्ड नहीं दे रहा है, ठीक है। मल्टीपल एग्जिट एंट्री का जो सिस्टम है उससे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनाइज सेक्शन के लोग हैं वो इफेक्ट होंगे, जिसमें महिलाएं भी हैं। क्योंकि पहले बात तो हम ये जानते हैं कि जो एक मिडिल क्लास परिवार होता है, लोअर मिडिल क्लास परिवार होता है, वो महिलाओं की शिक्षा पर जल्दी खर्चा नहीं करता है। और ऐसे में अगर आप ये सिस्टम कर देंगे कि आप 1 साल बाद भी अपना डिप्लोमा लेके निकल सकते हैं, तो घर वाले महिलाओं पे प्रेशर बनाएंगे कि 1 साल में तुमको डिप्लोमा मिल रहा है, 1 साल में अपने कॉलेज से निकलो, और उस डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि उस डिप्लोमा से उनको जॉब भी नहीं मिलेगा, तो वो महिलाएं अपने जीवन में फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगी। तो यानी कि उनकी शादी करा दी जाएगी और उनको घर गृहस्थी में डाल दिया जाएगा। तो ये एक एंटी वुमेन और एंटी मार्जिनलाइज बिल है जिसका खिलाफ। इसमें गलत क्या है? घर की इज्जत होती है, महिलाएं तो घरों के अंदर ज़्यादा सुरक्षित है। नहीं, महिलाएं घर की इज्जत नहीं है, हम लोग घर की इज्जत नहीं है, हम लोग इस देश के सिटीजन हैं, हम लोग नागरिक हैं, ना हम देश की बेटी है ना हम किसी की इज्जत है। ये महिलाओं को ही ठेका क्यों दिया जाता है घर की इज्जत का? हम लोगों को क्यों एक नागरिक की तरह, एक छात्र की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है? ये देश का संविधान हमें भी वो अधिकार देता है जो पुरुषों को देता है। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं घर की इज्जत है, और ये देश संविधान से चलता है, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता। मनुस्मृति में लिखा हुआ महिलाएं घर की इज्जत है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है और हम लोग डेमोक्रेसी में मानने वाले लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मनुस्मृति अप्लाई करने पे लगी है, महिलाओं के लिए पैरों में जंजीरें बांध रही है। उनके जिस तरीके से वैदिक पीरियड में होता आया है कि पति के अधीन रहना है, पिता के अधीन रहना, पुत्र के अधीन रहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप सरकार को चैलेंज कर रही हैं? देखिए, और हम बिल्कुल सरकार को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है हमारे जो देश की गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है, उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है, ठीक है। और देखिए, आज आप लोग यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर रतन लाल आए हैं, ठीक है, उन पे कुछ दिन पहले हमला किया गया, उनको जेल में डाला गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रविकांत पे हमला हुआ। आप देखिए, इतने सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को जेल में डाला है, उमर खालिद से लेकर इशरत जहाँ, सब लोग जेल में। तो बात ये है कि सरकार जो है वो चाहती है कि जो भी लोग इस समय आवाज़ उठा रहे हैं, जो दीवार बन के खड़े हैं देश और इस मनुस्मृति के बीच में, उस दीवार को ये तोड़े, और हम ही वो दीवार है। लेकिन हमें सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर वो एक ईंट निकालते हैं दीवार की, तो 100 ईंटें हम लगा देंगे। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस पॉलिसी का विरोध करें, क्योंकि ये पॉलिसी सरकार का एक पूरा एजेंडा है कि कैसे छात्रों का ब्रेन वॉश किया जाए, ताकि जैसे कि हम जहांगीरपुरी में देख रहे हैं, ताकि उनके हाथों में तलवार पकड़ाया जाए, उनको मस्जिदों के बाहर नचाया जाए, और जो एजुकेशन से उनको क्रिटिकली सोचने का जो पावर मिलता है वो उनसे छीना जाए। आप कह रही हैं कि सरकार की जो शिक्षा नीति है वो षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र है। आप देखिए ना, ये 2 तरफा वार है। पहले एक तरफ आप ये देखिए कि इस समय जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ से प्रोटेस्ट होता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है, उनके ऊपर FIR लगाई हुई है। मेरे ऊपर खुद 4 FIR है, ठीक है। दूसरी तरफ सरकार ने ये भी कोशिश कर ली है कि अब यूनिवर्सिटी तक बच्चों को पहुँचने ही नहीं देना। ये जो दलित हैं, ये जो मुसलमान हैं, जो महिलाएं, आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, जो
अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। इनको यूनिवर्सिटी से पहुंचने को ही रोकना है, तो वो रोकने के लिए ये एनईपी लागू करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में डालेंगे और जो लोग यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं उनको पहुंचने से ही रोकेंगे। तो सिर्फ अंबानी अडानी जैसे लोग हैं वही यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और वो तो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इसको हम जानते हैं। तो ये दो तरफा वार है सरकार का। आप लोग कहाँ शिक्षा नौकरी के चक्कर में पड़े? नौकरियां तो है नहीं, कम से कम घर में आराम से रहिए, सुरक्षित परंपरा को आगे बढ़ाइए, संस्कृति को आगे बढ़ाइए जो खत्म कर दी गई है। जी ये तो बहुत ही धकियालूसी आइडिया है, और ये आइडिया बिल्कुल बीजेपी आरएसएस इनका मशीनरी जो है उसी की तरफ से आता है। और जो विमेन है, विमेन को खुद का जो डिसाइड करने का एक वो होता है उनको राइट कि वो विमेन क्या चाहती हैं, क्योंकि विमेन नहीं चाहती है सब। विमेन को चाहिए कि भाई उनको एजुकेशन मिले, उनको जॉब्स मिले, वो अपने हिसाब से रह सकें। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस का पूरा रजीम है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना चाहता है। अगर उनका देखा भी जाए कि अगर वो कोई चीज़ उनके वेलफेयर के लिए भी लाती हैं, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिनका उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन अभी आप रिसेंट रिपोर्ट्स में पढ़ें तो उसमें लाइक जो उसका 80% फंड था वो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। जब आप इतना सारा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दोगे 80%, तो फिर आप क्या मतलब आप जो एड पे भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च कर रही है, लड़कियों के भविष्य को नहीं सोच रही है, सिर्फ एक जुमला टाइप हो गया है, लाइक कोटेशन। बिल्कुल, लाइक अभी आप रिसेंटली कर्नाटका केस में देखो हिजाब कंट्रोवर्सी में, तो लाइक कितनी सारी विमेन को कि हम आपको लिबरेट करना चाह रहे हैं, लिबरेट करने के नाम पे कि आप हिजाब आप उनको बता रहे हो कि ऑप्रेसिव है, उसके नाम पे आपने उनको कितने लोगों को एजुकेशन से आपने बाहर कर दिया, कितने सारे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम नहीं दे पाए। तो इसी तरह से बिल्कुल है कि हाँ बीजेपी एकदम नाटक करती है, उनको कोई विमेन से लेना देना नहीं है, बस वो अपना आइडिया चलाना चाहती है। जो एक मनुवादी उनका सोच है कि विमेन को किस तरह से रहना चाहिए, विमेन का क्या रोल्स होना चाहिए, वो किस तरह से कपड़े पहने, किस तरह से बिहेव करें, तो वो पूरा बीजेपी का वही बहुत ही ऑर्थोडॉक्स आइडिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोच के ही तो लेके आई होगी। वो कह रही है कि 32 सालों में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने चेंज इसलिए किया है कि जातिवाद को ख़त्म करेंगे, इक्वलिटी को लेके आएंगे, इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की गई हैं। आप जेंडर इश्यूज़ की बात कर रही हैं, आप बोली हैं कि लड़कियों के लिए काम नहीं किया, लेकिन उसमें तो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। जी, इक्वालिटी हम कैसे मान लें जब आपके यहाँ जो रिसोर्सेज है उसका 80% रिसोर्सेज जब अपर क्लास या अपर कास्ट लोगों के पास है, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें प्रॉपरली यही है कि ऑनलाइन एजुकेशन या प्राइवेटाइज जब एजुकेशन हो जाएगा तो कौन पढ़ पाएगा? ऑब्वियसली जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में जा सकता है, जो बीए जो कोर्स अभी 5,000 का था अगर वो 20,000 का हो सकता है तो ऑब्वियसली एक अमीर बच्चा पढ़ सकता है। तो उसमें इक्वालिटी कहाँ है? लाइक मतलब जो गरीब तबके से आ रहे थे, मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे थे, जो विमेन रूरल बैकग्राउंड से आ रही थी, उन सबका तो एजुकेशन से ऑब्वियसली बाहर हो गए। सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ही उस एजुकेशन के अंदर रह पाएगा। कास्टिज्म पे आप क्या बोलेंगे? एनईपी के केस में जी लाइक कास्टिज्म, लाइक अब कास्ट को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में। किस तरह से एजुकेशन में एक पर्टिकुलर कास्ट का मोनोपोली दिखता है। अगर आप टॉप के इंस्टीट्यूशंस देखें, आप आईआईटीज़ देखें, आप एनआईटीज़ देखें, सब में एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रोफेसर्स दिखते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट का उसी से बना हुआ है। और एनईपी जिस तरह से है वो पूरा जो रिजर्वेशन का वहाँ पे उसमें कहीं पे नाम ही नहीं है। और अगर हम इस गवर्नमेंट का पॉलिसी देखें आए तो वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए लगी है। अगर आप यूपी के कंटेक्स्ट में देखें तो इलेक्शन से पहले कितना सारा आंदोलन चला था जिसमें एक 69,000 शिक्षक भर्ती था, पूरा आरक्षण पे था। लाइक उनको कभी उतना आरक्षण ही नहीं दिया गया, उनका सीट्स किसी और को दे दिया गया। मतलब जो मार्जिनलाइज्ड थे उनका आपने और हिस्सा काट लिया। तो ये सरकार जो है बिल्कुल रिजर्वेशन के तो अगेंस्ट है। जब रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो तो ऑब्वियसली आप कास्टिस्ट हो, क्योंकि जिनके साथ आप इतने टाइम से, इतने सालों से जिन्होंने झेला है, एजुकेशन से बाहर हैं, सब चीज़ों से वो बाहर हैं, अगर उनको कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, अगर आप उनसे उनको बाहर कर रहे हो तो आप बिल्कुल कास्टिस्ट हो। लेकिन कुछ अच्छे काम भी करती है हर सरकार। आप बीजेपी के खिलाफ इतना क्यों है? एंटी कास्टिज्म बोल रहे हो, एंटी वुमेन्स बोल रहे हो, एंटी रिलीजन बोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप उनको बोल रहे हो, वो भी ऑन कैमरा आप उनको बोल रहे हो। आपको डर नहीं लग रहा? जी नहीं, क्यों डर लगेगा? क्योंकि हम सही चीज़ बोल रहे हैं कि लाइक आप हो कास्टिस्ट, आप रिलीजन के अगेंस्ट सब करते हो, आप रिलीजन के लिए उसके लेके आप हेट फैलाते हो, बिल्कुल हेट फैलाते हो। लाइक आपके खुद के बीजेपी के मेंबर्स धर्म संसद कराते हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट जिनोसाइड के कॉल्स देते हैं, वहाँ पे अटैक करते हैं मुस्लिम्स को, तो आप बिल्कुल अगेंस्ट हो रिलीजन के, आप कास्ट के अगेंस्ट हो, आप वेमेन के अगेंस्ट हो, आपके खुद के लाइक आपके जो आरएसएस एफिलिएटेड जो आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मॉन्क्स हैं कुछ लाइक बजरंग बली, जिसने अभी रिसेंटली कहा कि मुस्लिम विमेन का रेप हो जाना चाहिए, तो आप विमेन के अगेंस्ट तो हो। और इस चीज़ पे हम बोलेंगे, हमें बिल्कुल बोलने का हक है इस चीज़ पे कि आप विमेन के अगेंस्ट हो, वर्कर्स के अगेंस्ट हो,
आप सारे मान जाए सेक्शन, चाहे आप अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कोई भी अच्छा काम करती है। जो बेसिक एक फाउंडेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी देना, जस्टिस देना, लिबर्टी देना, उस सब की ये गवर्नमेंट बिल्कुल अगेंस्ट है। क्या कोर्स कर रही हैं आप? जी, मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। मास्टर्स? नहीं, मेरा बीए ऑनर्स चल रहा है। बीए ऑनर्स चल रहा है। आप जिस तरीके से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें सरकार एक और चीज़ कह रही है कि हमारे बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे, हमारे बच्चे ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, ज़्यादा सोच पाएंगे, कुछ समझ के ही चीज़ें लेकर आ रहे होंगे सरकार। जी, जब आप बेसिक एजुकेशन एक बड़े सेक्शन को नहीं दे सकते हो, जब एक बहुत बड़ा सेक्शन बेसिक एजुकेशन से बाहर है, तो आप स्किल्स का क्या बात कर रहे हो? जब उनको बेसिक एजुकेशन लाइक गांव में अगर आप देख लें, या अगर आप किसी भी स्टेट में जाके देख लो, तो वहाँ पे टीचर्स का कमी है। लाइक आप को करिकुलर का लेके आए कि ये आपको स्किल्स देगा, को करिकुलर आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आप एलयू में ही देख लें तो एलयू में ऐसा कोई डिपार्टमेंट, कोई फैकल्टी ही नहीं है जो को करिकुलर का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो क्या फ़ायदा है इस स्किल्स का? जब आपके पास टीचर्स नहीं है, जब आपके फैकल्टीज़ नहीं, पहले तो आप उसको पढ़ाओ। जब आपने अपना काम किया नहीं है पूरा, आप खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि हमने इतना इतना कर दिया। पॉलिसी में तो आप कुछ भी लिख सकते हो अच्छा, लेकिन उसको ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, उससे भी बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। लेकिन आप इतना पढ़कर क्या करेंगी? पढ़ने के बाद तो रोजगार है नहीं, नौकरियां है नहीं। बीए चाय वाली तमाम तरीके की बच्चियां जो हैं वो इस तरीके के चाय स्टॉल खोलकर बैठी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, लाइक पढ़ना मेरा अधिकार है। लाइक अगर सरकार हमें नौकरी नहीं देती तो हम सरकार से नौकरी मांगेंगे। प्रोटेस्ट करना मेरा राइट है और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे हमेशा से, क्योंकि ये सरकार का ड्यूटी बनता है कि वो हमको जॉब्स दे, एजुकेशन दे। लाइक उन्होंने कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे पर ये सब कुछ। लेकिन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है, अब तो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो आपको वही वैदिक पीरियड में जाना पड़ेगा। महिलाओं को चार दीवारी में रहना पड़ेगा, पति की सेवा करनी पड़ेगी, चरणों में रहना पड़ेगा, दासी की तरह रहना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं उन सब चीज़ों के लिए? अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, उन्होंने बोला है कि 100 साल पूरे हो रहे हैं हमारे आरएसएस के, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, अपना नया सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं वो, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे लोग हैं, जब तक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये पूरा एक प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम जब तक होते जा रहे हैं, तो कभी वो बीजेपी एंड आरएसएस इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो लाइक ये वैदिक पीरियड में पीछे जाने का बात ही नहीं आता है। विमेन जिस तरह से हमेशा से प्रोटेस्ट करती हैं, अगर आप दिल्ली देख लो यार, और भी स्टेट्स में देख लें, अलग अलग कैंपसेस देख लें, जो एक छोटे छोटा पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का कि लाइक आप एडमिनिस्ट्रेशन निकाल लेता है कि आप इस तरह के क्लोथ्स नहीं पहन सकते, उसको कोट करता है कि आप वल्गर क्लोथ्स नहीं पहन सकते। तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करने को रेडी हैं। हम नहीं मानते उनको, हम रिजेक्ट करते हैं उस आइडिया को। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं खत्म हो जाएगा बीजेपी के खाली चाल लेने से। आपसे मैं पूछूंगी कि जो इंडिपेंडेंसी है गर्ल्स की, जेएनयू की गर्ल्स की बात करें, जामिया की गर्ल्स की बात करें, जो सरकार से सवाल करेगा उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जाता है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब भी कोई महिला सरकार के खिलाफ बोलती है, अपनी आवाज़ उठाती है, प्रोटेस्ट करती है, तो एक पेट्रियार्की का जो एक बहुत पुराना हटकंडा है महिलाओं पे हमला करने का, वो भले शायद उनके साथ फिजिकली वायलेंस ना करे, लेकिन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट करना, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करना, उनके बारे में गंदी गंदी बातें फैलाना, जैसे कि सफूरा के केस में हमने देखा, तो ये सब महिलाओं को मेंटली प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे समाज में घर की इज्जत महिला होती है, तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम घर की इज्जत पे चोट करेंगे तो वो महिला इतनी टूट जाएगी कि वो शायद कल से बाहर ना निकले। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही की बात है, जब लखीमपुर में जो कांड हुआ था, लखीमपुर खेरी में जब ट्रैक्टर चढ़ाया था, तो हम लोग अमित शाह के घर के बाहर गए थे आंदोलन करने, और अमित शाह के घर के बाहर जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान मैं और मेरी एक और साथी थी, हम लोग को पुलिस ने सेक्सुअली असॉल्ट किया पुलिस ने। और वहीं पे मेल पुलिस और फीमेल पुलिस थे, और उनका सेक्सुअली असॉल्ट करना महिलाओं को आजकल बहुत कॉमन हो गया प्रोटेस्ट में। और उसका कारण ही यही है कि उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरीके से उन पे हमला करेंगे तो वो मेंटली बहुत टूट जाएंगे और कल से हिम्मत नहीं करेंगे आने की। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी कोई बैटल ग्राउंड नहीं है। ठीक है, आप हमारे शरीर पर जंग नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, और हम आपकी इन हथकंडों को समझते हैं, तो हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप एक महिला पे हमला करेंगे तो उसके पीछे 100 महिलाएं खड़े हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो इस हिंदू राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं।
और महिलाएं हर जगह आगे आगे लीडरशिप ले रही हैं। आप ऐसा मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र को ध्वस्त सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं? मतलब उसको ध्वस्त करने के लिए हम लोग को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो महंगाई से परेशान हैं, सबको एकजुट आना है। और इसमें महिलाएं जो है वो आज के दौर में लीडरशिप ले रही है। आप देखिए किसी भी आंदोलन में शाहीन बाग ने इस बात को प्रूव किया। जिन मुसलमान महिलाओं को स्टीरियोटाइप किया जाता था कि ये तो बहुत रिग्रेसिव है, बुर्का पहनती है, हिजाब पहनती है, आज हमने क्या देखा कि उन्होंने पूरे मूवमेंट को लीड किया इस समय। तो वो एक एग्जाम्पल सेट किया हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, कि भारत माता की जय बोल देने से आप भारत को माता नहीं मान लेते। आप भारत की जो महिलाएं हैं, जब उनको उनके अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, जब उनको अधिकार दिया जाता है अपनी बात रखने का, तब हमारे देश की जय होती है। और इस बात को महिलाओं ने प्रूव किया, ठीक है। आप एक कॉमन सवाल है लेटेस्ट अभी कि लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने एक इस्त्री करने वाली महिला को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे लिए एजुकेशन की बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि सही बात है कि जो भी संसद में हमारे नेता जाते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी मतलब अनपढ़ इंसान को भेज रहे हैं तो उससे देश का फ़ायदा नहीं होगा, विकास नहीं होगा, ठीक है। और वो महिला मतलब प्रेस करती है, स्त्री करती है, उससे समस्या नहीं है। समस्या इस बात पे होनी चाहिए कि क्या वो महिला पढ़ी लिखी है, क्या वो महिला के अंदर वो मतलब कैपेबिलिटी है कि वो एक स्टेट राज्य को लीड कर सके। दूसरी बात मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी, ठीक है, जो लोग हमेशा मिस कर देते हैं कि देखिए जब हम नारीवाद की बात करते हैं ना, नारीवाद रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता है, वो कॉन्शियसनेस से भी होता है। अगर एक महिला ये बोल रही है कि महिलाओं को एजुकेशन नहीं देना चाहिए तो उसकी महिला होने के बाद भी वो नारीवादी नहीं बन जाएगी, क्योंकि उसकी सोच वैसी नहीं है। और अगर एक पुरुष महिला के एजुकेशन के लिए लड़ रहा है और उसकी सोच नारीवादी है तो वो नारीवादी होता है, ठीक है। तो लालू प्रसाद यादव ने किसी महिला को भेज दिया, इससे वो नारीवादी नहीं हो गई। जिन महिलाओं को भेजा, क्या उनकी सोच है, क्या वो महिलाओं के पक्ष में खड़ी होती हैं, क्या उनका ये मानना है कि महिलाओं को शिक्षा और जॉब मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए? अगर नहीं है तो वो उनके महिला होने के बावजूद भी वो नारीवादी नहीं हो जाती। आप कह रही हैं कि फेमिनिज्म होना बहुत ज़रूरी है, उस महिला का वुमेन राइट्स के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी इस देश में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे वुमेन्स विंग है जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, फिर भी महिलाओं की कंडीशन इतनी बुरी क्यों है? देखिए, मुझे ये लगता है सबसे पहली बात कि 90 के दशक के बाद हमारे देश में जिस तरीके से मास लेवल पे आंदोलन होते थे उसमें बहुत कमी आई है, ठीक है। और मतलब आप ये भी देखिए कि महिलाओं की जो बुरी दशा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सरकार है, ये फांसीवादी सरकार है। और फांसी जब भी किसी मतलब अगर हम इतिहास में देखते हैं, जर्मनी देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, ठीक है, जब भी जहाँ फांसीवाद आता है वहाँ सबसे पहले महिलाओं को टारगेट किया जाता है उस देश की, ठीक है, क्योंकि महिलाएँ जो होती हैं वो जरिया होती हैं मतलब एक नस्ल को बढ़ाने का। तो उनको टारगेट किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप 2-2 बच्चे 4-4 बच्चे पैदा करो इस देश के लिए और उसके लिए कुर्बान कर दो, ठीक है। और उसके खिलाफ आज महिलाएं सड़क पे हैं, उतरी हैं, लड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर ऑपरेशन भी डबल है, क्योंकि अब उनको अपने घर की पितृसत्ता से भी लड़ना है, अपने बाप से भी लड़ना है, अपने भाई से भी लड़ना है और इस मोदी सरकार से भी लड़ना है। तो उनके लिए चैलेंज डबल हो गया है, ठीक है। और अगर महिलाओं की बुरी स्थिति इस देश में है तो मुझे लगता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं तो लड़ रही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सरकार, ठीक है। और जब तक ये सरकार रहेगी ना तब तक वो बुरी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि परिवर्तन मूल रूप से जब आता है ना तभी चीज़ें बदलती है। आप छोटे मोटे रिफॉर्म्स ले लेंगे उससे समाधान नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हमें इस फांसीवादी सरकार को इस देश से बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी ही जाकर इस देश में महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, आम जनता वो सुरक्षित भी रह पाएगी और खुशी से रह पाएगी और चैन से जी पाएगी। एक साध्वी हैं, साध्वी रीतम्बरा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 2 आरएसएस के लिए तैयार करने चाहिए, 2 अपने देश के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्यों शिक्षा के पीछे पड़ी है, क्यों नौकरी के पीछे पड़ी है? आप घर बैठिए, शादी कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, यही तो चाहती है संस्कृति को, मतलब आप ख़त्म करना चाहती हैं। देखिए, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा था और इस पर काफ़ी लिखा भी। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम लोग को इतिहास में जर्मनी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो एक इतिहास का ये भी किस्सा है कि जब जर्मनी में हिटलरशाही थी तो उस समय भी हिटलर ने एक पॉलिसी निकाली थी। उस पॉलिसी के हिसाब से रूल ये था कि जो भी महिलाएं 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगी उसको सरकार जो है खर्चा पानी देगी, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, ठीक है। और वो शर्त ये थी कि जो वो बच्चे पैदा करेगी वो बच्चे उसको जो नाजी गवर्नमेंट की जो फौज है उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कोई नया नैरेटिव नहीं है। भाजपा सरकार जो कि एकदम मतलब हिटलर से मोटिवेशन लेते हैं, ठीक है, आरएस के लोग हिटलर से मोटिवेशन लेते हैं, तो वो उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो और इतिहास में ये हर बार होता है, ये पहली बार नहीं।
तो जो ये साधवी है ये उसी बात को रिपीट कर रही है, उसी एजेंडा को रिपीट कर रही है। और ये बात मैं इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास शिक्षा है, क्योंकि मेरे पास DU जाने का प्रिविलेज था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैंने इस बात को पढ़ा और समझा। और अगर मैं ये नहीं पढ़ती, नहीं समझ पाती, तो आज शायद मैं इनके जो जुमले हैं उसको समझ नहीं पाती। आज मैं ये नहीं समझ पाती कि कितनी महिला विरोधी बात बोल रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये संस्कृति है, तो इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज मेरे पास शिक्षा है तो मैं चीज़ों की परख करना जानती हूँ, सही क्या है गलत क्या है उसको समझ सकती हूँ। मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो मुझे पता है कि कोई भी कुछ भी बोल देगा उसको आंख बंद करके नहीं मान लेना। इसलिए इस सरकार की आलोचना हम लोग करते हैं। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम शिक्षा के पीछे भागते हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने आपसे इतनी लंबी बातचीत की, आपको सरकार से डर नहीं लगता? एक आखिरी सवाल सेफ्टी के पर्पज से पूछ रही हूँ, बिकॉज मैं भी एक महिला हूँ। देखिए, डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है, क्यों नहीं लगता है, ठीक है। और मतलब कितनी बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जब हम लोगों को पुलिस डिटेन करके कहीं कहीं ले गई है और किसी को पता नहीं है। और जिस कैंपस में मैं पढ़ती हूँ DU में, उसमें आए दिन AVP के साथ मारपीट होती है, ठीक है। कभी हम लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, CA के टाइम पे मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुई थी, हम लोग का सर फटा था, तो डर तो लगता ही है। लेकिन बात ये है ना कि देखिए, जब हम लोग सुबह उठते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जब हम अपना किताब खोल के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल पढ़ते हैं जिसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसको पढ़ के ये लगता है कि यार यहाँ तो लिखा है वी द पीपल, लेकिन हमारे आसपास जो हो रहा है वो तो उसमें तो वी कहीं दिख नहीं रहा। उसमें तो एक पर्टिकुलर कास्ट और एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग दिख रहे हैं। उसमें तो अपर कास्ट मर्द हम लोग को दिख रहे हैं जो हमारे कैंपस में वाइट कुर्ता पजामा पहन के बोलेरो में घूम रहे हैं, ठीक है, और कैंपस को अपनी जागीर समझ के पर्चा उड़ा रहे, गंदा कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये सब देखते हैं ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। किसी भी तरह के अन्याय को बर्दाश्त करना भी उस अन्याय में कॉम्प्लिसिट होना होता है, ठीक है। तो डर इस बात का भी होता है कि अगर आज हमने इसे बर्दाश्त कर लिया तो कल को ये एक नॉर्म बन जाएगा और कल को तो फिर इसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आने वाली नस्ल जब हमसे सवाल करेगी क्या कर रहे थे आप जब फांसीवाद आया था, तो हम उनको बताएंगे कि हम सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे थे। क्योंकि अगर सावित्रीबाई फूले 18वीं शताब्दी में नहीं खोलती स्कूल तो महिलाएं आज शिक्षा नहीं दे पाती। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, तो हम वही कर रहे हैं। उन महिलाओं के लिए क्या बोलेंगी जो घर की इज्जत बनकर चार दीवारी के अंदर बैठी हैं, जो सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं हो रही है? मुस्लिम महिलाओं ने ये साबित किया, लेकिन शेड्यूल कास्ट की महिलाओं की बात करें, SC माइनॉरिटी और अन्य वर्ग की महिलाओं की बात करें, ट्राइबल महिलाओं की बात करें, वो क्यों सहम जाती हैं सड़कों पर आने से? देखिए, मैं इससे थोड़ा डिसएग्रीमेंट जताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिलगेर का आंदोलन देख लीजिए, हसदेव का आंदोलन देख लीजिए, ठीक है, आप दिल्ली में ही तमाम तरीके के जो आंदोलन होते हैं उसमें आप देखें कि आपको महिलाएं हर जगह दिखेंगी, ठीक है। आप बिहार में जाइए, झारखंड में जाइए, जो आदिवासी इलाकों में जो आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, अभी सिलगेर का इतना बड़ा आंदोलन है, उसमें महिलाएं लीडरशिप ले रही है, महिलाएं एकदम आगे चढ़ खड़ी हैं। किसान आंदोलन में जसबीर कौर नट ने जिस तरह की लीडरशिप दिखाई वो एकदम मतलब इतनी बेहतरीन थी, जिसने पूरे देश की महिलाओं को मोटिवेट किया। तो ऐसा नहीं है कि मार्जिनलाइज सेक्शन की महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं, बिल्कुल आगे आ रही हैं, वो लड़ रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। अब सिलगेर में जो आंदोलन चल रहा है उसको दिल्ली का कोई मीडिया कवर नहीं करता है, ठीक है। दिल्ली में क्यों नहीं उसकी बात हो रही है, क्यों यहाँ पे उनके अधिकारों को नहीं उठाया जा रहा है, क्यों कोई नेशनल चैनल उसमें बात नहीं करना चाहता है? एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो खुद को घर की इज्जत मानती हैं, जो भाजपा की समर्थक है, जो RSS की समर्थक है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी यार कि देखिए, आपका महिला होना ही आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। आप एक इंसान भी हैं, इस देश के नागरिक भी हैं, ठीक है। और बीजेपी जो है वो संस्कृति के नाम पे आपको ठग रहे हैं, ठीक है। बीजेपी जो ये हिंदू राज चलाते हैं वो इस देश के हिंदू की भी नहीं है, ठीक है। कल को अभी मुसलमानों पे हमला है तो आप चुप है, आपको लग रहा है कि मुसलमानों पे हमला हो जाएगा तो आपकी घर की इज्जत बचेगी, कल को आपकी भी बारी आएगी, फिर आपके लिए भी बोलने के लिए कोई नहीं होगा, ठीक है। तो महिलाओं को बिल्कुल जागरूक होने की ज़रूरत है, महिलाओं को सड़कों पर आने की ज़रूरत है और उनको ज़रूरी है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े और इस संविधान को बचाने के लिए लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखा आपने, हमने महिलाओं से बातचीत की, किस तरीके से महिलाएं जागरूक होंगी तो सरकार की आलोचना करेंगी, सरकार की जो गलत नीतियां उसका विरोध करेंगी और तभी समाज में आने वाले समय में हम सावित्रीबाई फूले देख पाएंगे, फातिमा शेख देख पाएंगे, हम जिसकी कल्पना करते हैं कि चार दीवारी से निकलकर महिलाएं सड़कों पर जब अपना भागीदारी करेंगी तो इस देश की तस्वीर वाकई में बदलती हुई नजर आएगी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।